जय हिंद। आज का टॉपिक है प्रकाश, कक्षा 10 भाग 1। आज आपको प्रकाश में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, चाहे किस प्रकार से प्रकाश को समझें। देखिए, प्रकाश में अहम भूमिका निभाता है। जैसे कि फिजिक्स जब आप पढ़ेंगे ना बाबू, उसमें सबसे ज़्यादा आपको भूमिका निभाने को अगर मिलेगा कहीं तो प्रकाश। दूसरा भूमिका निभाएगा आपका विद्युत, और विद्युत में आ जाएगा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। पहले आ जाएगा विद्युत, उसके बाद से विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के आगे आ जाएगा विद्युत धारा का, समझ रहे हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उसके बाद से आ जाएगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव करने के बाद से आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आ जाएगा नेक्स्ट चैप्टर, तीसरा चैप्टर आ जाएगा आपका ऊर्जा संसाधन। क्या है? ऊर्जा संसाधन। उसके बाद से आपका फिजिक्स खत्म। नहीं, विद्युत अलग है, प्रकाश अलग है। समझ गए? विद्युत अलग है, प्रकाश अलग है। सेकेंड ईयर में नहीं, फर्स्ट ईयर में आओगे तो 6 वैज्ञानिक रहना सो आपस में लड़ गिना सो। समझ रहे हो? 6 वैज्ञानिक रहना सो आपस में लड़ गिना सो। एक मिला कहे हाँ, प्रकाश जोन चलेला तरंग के रूप में चलेला, ठीक। तो एगो आयल कहता, देखिए फिर लेवा, प्रकाश तरंग के रूप में नहीं चलेला। प्रकाश जानते हो कौन तरह चलेला? प्रकाश कण के रूप में चलेला। तो फिर से एक मिलाइल कहता, द फिर लेख हम ही मिलनी, प्रकाश जोन चलेला तरंग और कण के रूप में चलेला। समझ गए? फिर से एक मिला और आइल कहता, हाँ हम ही एक बार चलनी फेरे कहते हमार सुना सो। प्रकाश जोन होला ऊ कण, तरंग और ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा के बंडल के रूप में चलेला। समझ गए? तो उसी को कहते हैं क्वांटम सिद्धांत। क्या कहेंगे? क्वांटम सिद्धांत। आज जौन हाइगेंस दिया था, हाइगेंस का क्वांटम सिद्धांत, जो हाइगेंस नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने ही बताया था कि सब बहुवंश, न्यूटनवा तक बताया था। न्यूटन महोदय का नाम सुने हो ना? न्यूटनवा तक बताए थे, जो न्यूटन महोदय थे, कि जौन प्रकाश चली ना बाबू, वो कण के रूप में चली। क्या रूप में चली? कण के रूप में। तो उन्होंने कहा था, देखो ये बात सत्य है कि प्रकाश चलेगा तो कण के रूप में चलेगा, लेकिन प्रकाश को चलने के साथ साथ जानते क्या चाहिए ना, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन बताया था, जो न्यूटनवा था, बता दिया था कि प्रकाश चली तो कण के रूप में। कण देखे हो, लाइटों कहीं से मौका में निकलता है कि नहीं निकलता है, तो धूल के कण होते, उसी तरह से बताया था। जो छेदवा रहे निकल, देखना कि कण उड़ता रहेगा, उड़ता रहेगा, उड़ता रहेगा। वही तुम्हारा क्या बताया था, जो बताया था न्यूटन महोदय ने बता दिया था कि जो प्रकाश चलेगा किसके रूप में चलेगा? कण के रूप में। हमारे आगे के लिए आवाज समझाओ थी, जौन प्रकाश बा कौन रूप में चलेला? कण, तरंग और ऊर्जा के बंडल के रूप में चलेला। समझ गए? आज जो ऊर्जा का बंडल रूप में चलता है उसी को कहते हैं क्वांटम थ्योरी। क्या कहते हैं इसको? क्वांटम थ्योरी, क्वांटम सिद्धांत। समझ गए? तो लास्ट में हाइगेंस का बात सत्य हुआ। जो प्रकाश चलता है किसके रूप में चलता है? कण। उन्होंने बताया था, देखो न्यूटन ने बताया था कणिका सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? कणिका सिद्धांत, ठीक। उसके बाद से तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत के बाद से देखो, सबसे पहले तो तरंग सिद्धांत बताया गया था, उसके बाद से कणिका सिद्धांत बताया गया था। बाद में आए हाइगेंस नामक महोदय, उन्होंने कहा था सब फिर लेवन सो। हमारी बात सुन, हाइगेंस बताया था कि जौन प्रकाश चली के रूप में कण, तरंग और ऊर्जा के बंडल के रूप में चलेगा। बंडल मतलब समझ रहे हैं? एक गुच्छा, अंगूर का गुच्छा देखे हैं, उसी को बंडल कहते हैं। चाहे लकड़ी देखे हैं, उसको एक साथ बांध देंगे तो उसी को क्या कहेंगे? बंडल कहेंगे। समझ गए? उसी के रूप में चला था। नहीं, यही सही हो गया। हाँ, यही सही हो गया। जो प्रकाश होता है, चलो आप, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो सबसे पहले सुन लो कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश क्या होता है? चलो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। देखो यहाँ पे ध्यान देना, प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है, जो हमारी आंखों को क्या करती है? संवेदित करती है। देखो बाबू, तो कहने का मतलब ये है कि प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का क्या होता है बाबू? ऊर्जा। ऊर्जा, ऊर्जा किसे कहते हैं? कोई बताएगा क्या? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और कार्य करने की समय दर को क्या कहते हैं? वेरी गुड। कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं, और कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ध्यान से रखे रहिएगा। अगर दर लगा देंगे तो वही शक्ति हो जाएगा, और क्षमता लगा देंगे मतलब कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। तो क्या कहना चला कि प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है,
जो क्या कर रहा है, जो हमारी आँखों को संवेदित करती है। संवेदित मतलब होता है चलवा उसको, मतलब उसको जागृत करना। क्या करना? जागृत करना। संवेदित मतलब आसान भाषा में समझ लो कि जागृत करना। समझ गए? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। देख पाते हैं या देख सकते हैं। समझ रहे हैं ना? ध्यान से रखिए, सुनिएगा बाबू। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या देख पाते हैं। अब संवेदित लिखिएगा, भेदित मत लिख दीजिएगा। भेदित मतलब होता है छेद देना। भेदित मतलब क्या होता है? छेद देना। यहाँ पे हम भेदित नहीं लिखे हैं, संवेदित लिखे हैं। समझ रहे हैं ना? जो आप पूछे ना कि सर क्यों नहीं मतलब भेदित करती है, तो भेदित मतलब होता है क्या करना? भेद देना मतलब छेद देना। तो जब हमने आखिए के छेद दी तो दिखाई का दी, चला दिखाई देगा कुछ? तो हमेशा कन्फ्यूजन में मत रहना। यहाँ पर एक चीज़ का वर्णन कर दिया, चला वस्तु। क्या? वस्तु। तो सबसे पहले हमको ये भी तो जानना होगा कि आखिर में वस्तु होता क्या है। अब वस्तु होता है तो कितने प्रकार का होता है। ठीक है बाबू? तो वस्तु क्या होता है चलवा? दिखाई देने वाला प्रत्येक चीज क्या है? वस्तु। दिखाई देने वाला प्रत्येक चीज क्या है? वस्तु है। अब वस्तु कितने प्रकार के होता है चला? दो प्रकार का। एक होता है दीप्त वस्तु है, एक होता है अदीप्त वस्तु। अभी जानना जरूरी है चला कि दीप्त और अदीप्त क्या। तो देखो, दीप्त वस्तुएं होती हैं जिसमें स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जिसमें स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने की क्या होती है? क्षमता होती है। क्या कहलाती है? दीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे कि देखिए, सूर्य, तारा, बल्ब। लेकिन एक बात कहोगे कि सर जी हमको यहाँ कंफ्यूजन है कि बल्ब कैसे प्रकाश उत्पन्न कर सकता है। हम आपसे कहे हैं बल्ब मतलब जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता रखे। तो ये बताओ चलवा, प्रकाश से क्या बल्ब उत्पन्न करता है, उत्सर्जित करता है कि नहीं? प्रकाश को उत्सर्जित करता है, उत्पन्न करता है कि नहीं? इसलिए जो स्वयं किसी भी माध्यम से उत्पन्न करे, लेकिन जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर सके, वही क्या कहलाएगा बाबू? दीप्त वस्तु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? किसी को समस्या नहीं है? मोमबत्ती आ जाओ, मोमबत्ती देखे हो, क्या वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है? बिल्कुल करता है। हम तुमसे कह रहे हैं कि किसी भी माध्यम से प्रकाश वो उत्पन्न करे, वह क्या कहलाएगा? दीप्त होगा। समझ रहे हो? क्या उसमें जलने की क्षमता होती है? तो जब जलता है तो प्रकाश उत्पन्न करता है कि नहीं करता? चला, तो कौन सा होगा? दीप्त हो जाए। ढेबरी देखो, ढेबरी तो ढेबरी क्या प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है? वो भी प्रकाश क्या करता है? उत्पन्न करता है। इसलिए ढेबरी भी किस में आ जाएगा चलवा? दीप्त वस्तु। समझ गए? अब आ जाएगा अदीप्त वस्तु में। तो देखो बाबू, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न न कर सके, क्या कहलाएगा? किसी और के प्रकाश के माध्यम से क्या करे? चमके। समझ रहे हो ना? किसी और के प्रकाश के माध्यम से क्या करे? चमके। क्या कहलाता है? अप्रदीप्त, यानी कि अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि क्या लिख सकते हो बाबू? लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कुर्सी, मेज, घर, मानव, चंद्रमा आदि। देखिए क्या बताएं बाबू? बताए हैं कि जो दीप्त वस्तुएं होती हैं वह स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर सकती हैं। जो अदीप्त वस्तु होते हैं स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती हैं, बल्कि दीप्त वस्तुओं के प्रकाश से क्या होती हैं? चमकती हैं। समझ गए ना? देखो, बताओ, हर एक चीज का गुण तो हम लोग अध्ययन करते हैं, प्रकाश का भी तो अध्ययन करना पड़ेगा कि नहीं? जैसे मानव का गुण क्या है? जैसे मानव का गुण ये है चला कि मानव जीवों पर दया करता है, पहला गुण। ठीक। मानव सद्भावना होता है। मानव प्रकृति में सबसे क्या होता है चलवा? सबसे समझदार प्राणी माना जाता है, सबसे बुद्धिजीवी प्राणी माना जाता है। तो ये मानव का क्या है बाबू? गुण है। उसी तरह से इस संसार में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसका कोई गुण न हो। तो इसी के गुण के साथ साथ हम प्रकाश का भी तो गुण का अध्ययन कर सकते हैं कि आखिर में प्रकाश है तो इसका भी कोई गुण होगा जरूर। ठीक। जैसे कि आपको बताया है कि इस संसार में उपस्थित कोई भी वस्तु ऐसा नहीं है जिसका कोई गुण ना हो, उसी तरह से प्रकाश का भी कोई गुण होता है। अब देखिए प्रकाश का क्या गुण होता है। पहला गुण है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब प्रकाश गमन करेगा तो प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं? किसी भी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा क्या बताया है कि प्रकाश निर्वात में क्या कर सकता है? गमन कर सकता है। गमन मतलब होता है चलना। गमन में तो क्या होता है? चलना।
बताए हैं कि जो प्रकाश होता है ये क्या हो सकता है बाबू, निर्वात में भी क्या कर सकता है, गमन कर सकता है। गमन करने का मतलब होता है चलना, यानी कि प्रकाश जो होता है निर्वात में भी क्या कर सकता है, चल सकता है। तीसरा गुण इसका क्या लिख सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी कि जो प्रकाश होता है बाबू निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। समझ गए। उसके बाद से तीसरा क्या, चौथा गुण क्या लिख सकते हैं कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करने पर प्रकाश की चाल क्या होती है, बदल जाती है। बदलने का मतलब समझ रहे हैं, अगर मान लीजिए निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, अर्थात मान सकते हैं कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन जो ही वह प्रकाश सघन माध्यम में जाता है तो उसकी चाल में क्या आती है, कमी आ जाती है। समझ रहे हैं, चाल में क्या आती है, कमी आ जाती है। तो इसलिए हम बताएं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसका चाल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। समझे, चाल क्या हो जाएगा बाबू, बदल जाएगा। अर्थात क्या होता है, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो भिन्न भिन्न होता है। समझ रहे हैं, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होता है। चौथा पांचवा गुण क्या लिख सकते हैं, प्रकाश एक सरल रेखा में क्या करती है बाबू, गमन करती है। प्रकाश जो होता है एक सरल रेखा में क्या करती है, गमन करती है। सरल रेखा मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पे सरल रेखा मतलब हो जाएगा कि एकदम सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद से और इसका तर्क भी बताना है, तर्क बता दें। देखिए जैसे कि बाबू हम कहे हैं कि प्रकाश की चाल भिन्न माध्यम में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न माध्यम में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि जो विरल माध्यम होता है ना, चलो विरल मतलब वायु वाला हिस्सा, कौन वाला, वायु वाला हिस्सा। तो इसमें प्रकाश को रोकने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि विरल जो होता है, यानी कि जो देखो विरल किसे कहते हैं, जिसमें वस्तु का कण क्या हो, काफ़ी दूर दूर हो। समझ रहे हैं, जो वस्तु का कण होता है क्या होता है, काफ़ी दूर दूर होता है, इसलिए इसको कौन से माध्यम कहते हैं, विरल माध्यम। लेकिन जब विरल से किसी सघन माध्यम में जाएगा तो उसके जो परमाणु के कण है, जो अणु हैं, परमाणु हैं, काफ़ी क्या होते हैं, एक दूसरे के पास पास होते हैं। यही कारण है कि जब प्रकाश उसमें से गमन करेगा तो उसको क्या करेगा, रोकेगा। जो अणु रहेंगे क्या होंगे, उस पर रिफ्लेक्शन होंगे, यानी कि टकराएंगे। तो यानी कि जब टकराएगा बाबू तो रोकेगा, और जब रुकावट होगा तो अपने चाल को कम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए फगुनहट जब चलता है, फगुनहट सुना हो ना, फगुनहट, तो फगुनहट जब चलता है तो इधर से जाते हो, स्कूल जा रहे हो बाबू, जैसे कि मान लो तुमको जाना है पूरब स्कूल जा रहे हो, तो पूरब शुरू में पुरवा खूब ठेलेगी, शुरू में सुबह में पछुआ खूब ठेलेगी, खूब झांगन लगा के आए करके जाओगे। और जो स्कूल में पहुँचे और उसके बाद से पढ़ ओढ़ के जब छुट्टी हुआ तो उनने से पछुआ ठेलेगी, खूब जांग लगा के खूब दाम के जाओगे। कबो कबो ऐसा लगेगा कि रुक गई, समझ रहे हो, कभी कभी ऐसा लगेगा कि रुक गई। जानते क्यों, जब हवा नहीं चलता है तो वही साइकिल या धीरे धीरे चलाओगे, खूब तेजी से जाएगा हाली। लेकिन जब हवा चलना शुरू किया तो लगेगा कि कौन रोक डाले। समझ गए, कौन क्या करेगा, रोक देगा। तो ये बताओ, चलवा तो वही है, बल तो वही लगा रहे हो, लेकिन चलवा में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, तो कुछ रुकावट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वही तुम्हारे चलवा को कम कर दे रहा है। उसी तरह से जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो उसके चलवा को क्या कर दे रहा है, चलवा रुकावट उत्पन्न करता है, रोक दे रहा है, इसलिए उसकी क्या हो रही है, चाल बदल जा रही है। समझा कि नहीं समझा, कोई दिक्कत है, बोल भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो बाइक चलाते हो बहुत, अब हीरो बाइक, एक्चुअली प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, आपको वीडियो डाल दिए हैं, उसमें बेहतरीन बताया गया है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर उसको जाके देख लीजिएगा, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, इसमें स्नेल का नियम क्या है, sin i बटे sin r, आपतन बिंदु क्या है, आपतन तल क्या है, टोटल आपको बताया गया। ठीक है बाबू, तो एक बार जाके जरूर उसको ट्राई कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तब हम पूरा एक बार और बता देंगे। ठीक है, लेकिन अब आ जाइए, आपको पढ़ाने वाले हैं हम प्रतिबिंब बनने का नियम। आखिर में प्रतिबिंब होता, पहले तो जानेंगे कि प्रतिबिंब होता क्या है। जैसे कि प्रकाश का गुण आप लोग को पढ़ा दिया गया है, तो प्रकाश के गुण देखिए बाबू, देखो सबसे पहले प्रतिबिंब मतलब जानने से पहले हमको एक चीज जानना होगा ना, छाया। क्या जानना होगा, छाया। छाया अगर हम जाने ना तब जान पाएंगे कि प्रतिबिंब होता क्या है। समझ रहे ना बाबू, क्योंकि छाया जान लिए तो प्रतिबिंब जान लोगे, अगर छाया नहीं मालूम है तो प्रतिबिंब नहीं बता पाओगे। समझ रहे बाबू,
तो हम कह सकते हैं किरणें किसी माध्यम से आती हैं तो उसके बीच में कोई रुकावट उत्पन्न होता है, वह रुकावट को भेद न पाती हैं। भेद न पाने वाले के कारण क्या होता है, पीछे चलो आप, पीछे एक प्रकार की आकृति बनती है, उसी आकृति को क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। सुनो क्या कहे हैं, छाया किसे कहते हैं, जब किसी माध्यम में प्रकाश की किरण आती है और उसके बीच में एक अवरोध रख दिया जाता है या अवरोध उत्पन्न होता है, तो उस अवरोध को प्रकाश की किरणें भेद नहीं पाती हैं, जिसके वजह से पीछे एक विशेष प्रकार की आकृति बनता हुआ प्रतीत होता है। उसी आकृति को क्या कहेंगे, छाया कहेंगे। छाया देखो बाबू, जो प्रकाश होता है, छाया किसी भी रंग में क्यों ना हो, प्रकाश वह यानी कि वस्तु किसी भी रंग में क्यों ना हो, सदैव प्रकाश, सदैव जो छाया बनता है उसका आकार कैसा, मतलब उसका रंग कैसा होता है, चलवा काला होता है। क्या होता है, काला होता है, चाहे वस्तु किसी भी रंग रूप आकार का क्यों न हो, समझे। और हमेशा अभी आपको पढ़ाएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम आपको पढ़ाए हैं कि देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से, मतलब जब किसी प्रकाश की किरण वो किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती हैं। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रकाश होगा जिस वस्तु पे पड़ेगा ना, उसी वस्तु का प्रकाश मैंने परावर्तन ज़्यादातर करेगा। प्रकाश जौन प्रकाश होता है चलवा, जौन वस्तु पे पड़ेगा, जौन रंग पे पड़ेगा, उसी रंग का परावर्तन वो करता है। समझ रहे हो क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हम शर्ट पहना ना चलवा, तो प्रकाश जो हमारे ऊपर पड़ रहा है, हमारी वस्तु अब इस पे पड़ रहा है, तो हमको आप कैसे देख रहे हैं कि यह थोड़ा सी मतलब लाल टाइप में है, कैसे देख रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन के कारण ना। लेकिन कैसे, आखिर में मान लीजिए परावर्तन हो रहा है तो बस हमको वस्तु दिखाइए ना देगा, रंगवा नहीं ना दिखाई देगा। आपसे हम कह रहे हैं कि जब प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है तो सारी वो मतलब और सभी रंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है, सूख लेता है, सिर्फ उसी वस्तु को परावर्तित करता है, उसी रंग को परावर्तित करता है ज़्यादातर जिस रंग में वो क्या होता है, वस्तु रहता है। समझ रहे बाबू, जैसे कि ये वाइट है ना, इस पर प्रकाश पड़ रहा है ना, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें हई क्या करेगा, सभी रंगों को घूंट लेगा दो तर, समझ रहे हैं, क्या करेगा, घूंट लेगा और सिर्फ वाइट वाले प्रकाश को क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा कि ले देख हम क्या बनी, उज्जर बनी। समझ रहे हो ना बाबू, यानी कि प्रकाश यानी कि वस्तु का एक विशेष गुण होता है कि प्रकाश जब उसके ऊपर पड़ता है तो वह उस वस्तु को सभी प्रकाश के सभी रंगों को घूंट लेगा और सिर्फ उसी रंग को क्या करेगा बाबू, उसी रंग को अवशोषित करेगा जिस रंग में वह वस्तु है। समझ गए, यही कारण है कि वह वस्तु उसी रंग में हमको दिखाई देता है। नहीं तो सिर्फ प्रकाश का परावर्तन होता तो हमको रंग का ज्ञान नहीं होता। समझ रहे हो बाबू, रंग का ज्ञान होता नहीं होता। सभी वस्तु हमको क्या दिखाई देती हैं, काले दिखाई देती हैं, यानी तो सफ़ेद दिखाई देता, क्योंकि सफ़ेद रंग जो होता है उसका सबसे उसी का ना बहुत सारे रूप देखने को मिलता है। समझ रहे हम क्या कहना चाहते हैं, यानी कि प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ेगा वह उसी रंग को क्या करेगा, चलवा परावर्तित करेगा जिस वस्तु का, जिस रंग में वस्तु है। यही कारण है कि वह वस्तु हमको उस रंग में दिखाई देता है। समझ गए ना बाबू। अब आ जाइए प्रतिबिंब बनने का नियम। प्रतिबिंब बनने का क्या नियम है चलवा, तो देखो, प्रतिबिंब मतलब होता है कि वस्तु के किसी बिंदु से, वस्तु के किसी बिंदु से, बिंदु याद रखिएगा, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें। अब किरणें मतलब ये नहीं कि एगो किरण, बहुत सारी किरण। क्या हो जाएगा बाबू, बहुत सारी किरण कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन, इसमें कौन सी घटना होता है चलवा, परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है। तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत मतलब समझ रहे हैं, एहसास करना। क्या होता है, एहसास करना। तो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रथम बिंदु का। कौन सी बिंदु का, प्रथम बिंदु का क्या कहते हैं बाबू, प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसको एक भाषा में याद रखे रहिएगा कि वस्तु से चलने वाली, देखिए ध्यान से देखिएगा,
वस्तु से है, ये मान लीजिए कौन वस्तु, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वही उस बिंदु का यानी कि उस प्रथम बिंदु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है या प्रतिबिंब बनाता है। कोई दिक्कत होगा? क्या कहें, वस्तु से चलने वाली, मान लीजिए हम वस्तु हैं, तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, हमारे से जो चलेगी प्रकाश किरण, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन मतलब टकरा जाना, अपवर्तन मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? अपवर्तन किसे कहते हैं? अपवर्तन होता है जो जाता है प्रकाश में। अपवर्तन मतलब होता है मन घुस के या तो अभिलंब की ओर झुक जा, अभिलंब से दूर हट जा। समझ गए ना? अपवर्तन मतलब का उस माध्यम में घुस जाए, सघन से विरल में, चाहे विरल से सघन में जाए, और या तो अभिलंब की ओर झुक जाए या अभिलंब से दूर हट जाए। समझ गए ना? उसी को प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन। तो हम लिखवाएं कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वही बिंदु उस वस्तु का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। हम क्या बताएं, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है चलवा? तो दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। अब देखो बाबू, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो देखो, जो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिल जाती हैं, जिस बिंदु पर वास्तव में मिल जाती हैं, उसी बिंदु को क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। कौन सा प्रतिबिंब कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। अब आ जाएगा आभासी प्रतिबिंब। तो देखिएगा, वस्तु से चलने वाली प्रकाशिक किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती नहीं हैं, मिलती हुई क्या होती हैं? प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि चित्र बनाएं, चित्र बनाएं, देखिए, जैसे कि मान लीजिए छोटा छोटा बना दे रहे हैं, अभी तो आगे उसका पूर्ण विवेचना करना ही है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि आपको चित्र बना के दिखा दिया यहाँ पे, जैसे कि हम आपसे क्या बताए हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब मतलब कहीं ना कहीं जो दो रेखाएं जो आएंगी तो वह एक जगह जरूर क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी, या जो प्रतिच्छेद करेंगी वास्तव में हमको दिखता हुआ प्रतीत होगा। और जहाँ पर देखिए, जैसे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मतलब वक्रता केंद्र से होकर चली जा रही है, उसके बाद से देखिए, अब प्रतिबिंब बनने के नियम हम आपको पढ़ाएंगे कि कैसे होता है, लेकिन हमको ये बताना है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण है ना बाबू, तो देखिए क्या वास्तव में यहाँ पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है? देखिए, एक रेखा यहाँ से आ रहा है और एक रेखा यहाँ से परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिल रहा है, काट रहा है, उसी बिंदु को हम क्या कहेंगे? तो वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है सदैव क्या होता चला? उल्टा, वस्तु से कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी वस्तु के बराबर। समझ रहे हैं ना? लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब होता है ये सदैव चला। देखो, यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर दो किरणें आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ से परावर्तन के पश्चात देखिए डैश डैश होके जा रही है कि नहीं जा रही है? ये दर्पण के पीछे बन रहा है कि दर्पण के आगे बन रहा है? दर्पण के कहाँ बन रहा है चला? तो देखो, एक होता है बायां साइड, एक होता है दायां साइड। तो जो दर्पण का जो वास्तविक प्रतिबिंब, वो आभासी प्रतिबिंब बनता है बाबू, ये वह सदैव दर्पण के किधर बनता है? दायां साइड में बनता है। तो यहाँ पे देखिए, तो वस्तु से छोटा है कि बड़ा है? वस्तु से छोटा है कि बड़ा है? तो वस्तु से छोटा है ना। तो जो आभासी प्रतिबिंब होता है सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिलता है वस्तु से छोटा, सीधा तथा आभासी। यानी कि आभासी मतलब जिसके विषय में सिर्फ आभास कर सके, हम कह नहीं सकते हैं कि यही होगा। क्या आपको वास्तविक प्रतिबिंब समझ में आ गया बाबू? कोई समस्या है? देखो, वास्तविक प्रतिबिंब कहीं ना कहीं वास्तव में एकदम रियल में मिलता हुआ प्रतीत होगा। देखिए, यहाँ वास्तव में मिल रहा है कि नहीं? क्या यहाँ पे डैश डैश किए हैं कहीं? नहीं ना। तो यहाँ पे कौन सा प्रतिबिंब देखने को मिलेगा बाबू? वास्तविक प्रतिबिंब। और इसमें देख रहे हैं डैश डैश करके मिला रहे हैं, और दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, लेकिन क्या काट रही हैं? आभास के रूप में, कि हम एहसास किए ना कि काटी तो हे ही जा काटी। वह कटल का बिंदु का कहलाई बनी? क्या कहलाई? आभासी। क्या कहलाई? आभासी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो आभासी प्रतिबिंब होता है वास्तव में मिलता नहीं है, सिर्फ क्या कहते हैं? एहसास करते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अब आ जाइए, आखिर में प्रतिबिंब है ससुरा तो है का? आई बनेला था कैसे बनेला? ये ना बाबू, आखिर में प्रतिबिंब है तो है का? अब बनेला तो कैसे बनेला? तो प्रतिबिंब बता दिए कि प्रतिबिंब कहते किसे हैं? किसे कहते हैं? हम बताए हैं
कि जो प्रतिबिंब होता है वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को ही प्रथम बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ऐसा प्रतिबिंब जिसका वास्तव में प्रतिबिंब क्या होता है? मिलता है, बनता हुआ प्रतीत होता है, वही क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो इसको परिभाषा के रूप में अगर दिखाना चाहें तो वास्तविक प्रतिबिंब कह सकते हैं कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, उस बिंदु को ही प्रथम बिंदु का क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसी तरह से आभासी प्रतिबिंब किसे कह सकते हैं कि आभासी प्रतिबिंब क्या कह सकते हैं बाबू? तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को ही प्रथम बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब बनने के कुल कितने नियम हैं? तो 3 नियम है। प्रतिबिंब बनने के कुल कितने नियम हैं? 3 नियम है। अब प्रतिबिंब बनने के कुल 3 नियम है, उसको कल पढ़ाया जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। दूसरी बात, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।